कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन ना। परावर्तन हमने देखा था, प्रकाश किरणें जब किसी समतल पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती थी तो इस घटना को हम क्या कहते थे? प्रकाश का परावर्तन कहते थे। परावर्तन के नियम देखे थे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम हमने देखा था, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। अब आज हमें उसके आगे पढ़ना है दर्पण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दर्पण। दर्पण क्या होता है? कोई चमकदार या समतल पृष्ठ पर जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, जब प्रकाश किरण आपतित होकर परावर्तित होती है, उसके बाद क्या होता है? जो प्रतिबिंब बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? दर्पण कहलाते हैं। तो हम लिख सकते हैं किसी चिकने वह पॉलिशदार किसी चिकने व पॉलिशदार सतह जो प्रकाश किरणों को परावर्तित कर प्रतिबिंब बनाती है दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण कहलाती है। दर्पण क्या है? ऐसा सतह या ऐसा पृष्ठ जो प्रकाश किरणों को अधिकांश भाग को क्या करता है? परावर्तित कर देता है, वह क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। तो हम कह सकते हैं किसी चिकने व पॉलिशदार सतह, या हम कह सकते हैं चिकने व पॉलिशदार सतह जो प्रकाश किरणों को परावर्तित करता, किसी हटा दो, चिकने व पॉलिशदार सतह जो प्रकाश किरणों को परावर्तित कर क्या बनाता है? प्रतिबिंब का निर्माण करता है, प्रतिबिंब बनाता है, वह क्या कहलाता है? दर्पण कहलाती है। क्या कहलाता है? दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण के प्रकार, दर्पण दो प्रकार के होता है। दर्पण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला समतल दर्पण, दूसरा गोली दर्पण। गोली दर्पण। एक दर्पण और होता है, परवलयाकार दर्पण होता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है ना। क्या है? समतल दर्पण और गोली दर्पण। तो गोली दर्पण, समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण क्या है? आपके घर में आप लोग देखे होंगे, सुबह आते हैं ना, आप बाल को कंघी करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एक दर्पण का प्रयोग करते हैं घर में। तो अधिकतम कौन सा दर्पण होता है? अधिकांश समतल दर्पण होता है। तो ऐसा दर्पण
जो क्या होता है, समतल होता है, उस दर्पण को हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण क्या है, तो समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, ऐसे कर सकते हैं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना या गुण। समतल दर्पण के गुण या प्रतिबिंब के बनना, कैसा प्रतिबिंब बनता है, उसके गुण क्या है, इतना लिख लो तो आगे लिखाते हैं। लिख लिए मिटाए, चल। चलो लिखते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना या समतल दर्पण के गुण वो कह सकते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। मान लो कोई समतल दर्पण है, जैसे अगर इसका पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, इसमें कोई वस्तु मान लेते हैं ए वस्तु है, ए बी वस्तु है, ए बी वस्तु है, ए बी वस्तु है। अगर इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण यहां इस प्रकार से इसके लंबवत पड़ती है, तो यह इस प्रकार से क्या हो जाएगी, अपरावर्तित हो जाएगी। मान लेते हैं ए बी कोई वस्तु है, ए बी से आपतित प्रकाश किरण इस दर्पण मान लेते हैं M1 M2 है, इस पे यहां से प्रतिबिंब आपतित हुई और यहां से अभिलंब से इस प्रकार से क्या हो गई, परावर्तित हो गई। अगर इसकी हम काल्पनिक रेखा बढ़ाएंगे तो ये काल्पनिक रेखा गई। दूसरी प्रकाश किरण यहां से आपतित करते हैं, चलो यहां पर कर देते हैं, और इसके बाद यहां से ये अपवर्तित हुई इस अभिलंब से इस प्रकार से। इसकी काल्पनिक रेखा बढ़ाएंगे तो ये, और यहां पर इसका क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। ए बी वस्तु है, ए मान लेते हैं ए डैश बी डैश है, पी बिंदु पर, पी क्यों बिंदु पर आपतित हुआ। अब देखो, जो समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण में प्रतिबिंब यहां पर प्रकाश किरणें पालिश होती हैं, दूसरी तरफ नहीं जा सकती हैं। जब परावर्तित प्रकाश किरणें एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता है।
तो समतल दर्पण में सदैव पहला हम लिख सकते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा बनता है, सीधा बनता है। और समतल दर्पण में अगर वस्तु की लंबाई, अगर मान लेते हैं इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है या 2 मीटर है, 2 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की लंबाई भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। कहने का मतलब इसमें समतल दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई सदैव क्या होती है? समान होती है। दूसरा गुण, दूसरा लिख देते हैं, समतल दर्पण में वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई सदैव समान होती है। और इसमें अगर दर्पण से वस्तु 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो इस दर्पण से प्रतिबिंब की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। अगर ये x है तो ये भी x ही होगा। कहने का मतलब दर्पण से वस्तु की लंबाई और दर्पण से प्रतिबिंब की लंबाई बराबर होती है। अगर हम कहें वस्तु से प्रतिबिंब की लंबाई तो क्या होगी? जितना दर्पण से वस्तु की लंबाई रहेगी उतना यहां रहेगा। दर्पण से वस्तु की लंबाई का दोगुने दूरी पे वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो हम यहां पर लिखेंगे तीसरा कि दर्पण से वस्तु की लंबाई और दर्पण से प्रतिबिंब की लंबाई समान होती है। नंबर चौथा, अगर कोई वस्तु है, अगर संपूर्ण प्रतिबिंब उसको दर्पण में देखना है, जैसे कोई मान लो व्यक्ति हैं, हम हैं, तो अगर हमें अपना संपूर्ण प्रतिबिंब किसी समतल दर्पण में देखना है तो हमारी लंबाई का, दर्पण की लंबाई कम से कम आधी होनी चाहिए। आधी से अगर कम रहेगी तो हम संपूर्ण प्रतिबिंब उसमें नहीं देख पाएंगे। कहने का मतलब अगर संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो वस्तु की लंबाई का क्या होना चाहिए? दर्पण की लंबाई आधी होनी चाहिए। या हम इस तरह से कह सकते हैं, संपूर्ण वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई का दोगुना लंबाई की वस्तु होनी चाहिए। दुगना वस्तु होगा, दुगना से ज्यादा हो जाएगा तो हमें प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। तो हम कहेंगे किसी वस्तु की लंबाई संपूर्ण मार्कर इंक खत्म हो गया, किसी वस्तु की संपूर्ण प्रतिबिंब
प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। 5वां, चलो 5वां लिख लेते हैं। 5वां, अगर कोई समतल दर्पण के सामने विवेग से दौड़ता हुआ कोई व्यक्ति आ रहा है, तो समतल दर्पण में अगर देखेगा तो कितना उसको दुगना वेग से आते हुए उस प्रतिबिंब अब दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं समतल दर्पण के सामने विवेग से चलते हुए व्यक्ति में दर्पण में 2v वेग से आता हुआ दिखाई देता है। लिख लो, दर्पण के सामने विवेग से आता हुआ व्यक्ति या कोई भी वस्तु हो जाए, व्यक्ति दर्पण में दुगना वेग से आता हुआ दिखाई देगा। दुगना वेग से आता हुआ दिखाई देगा। अगर विवेक से आ रहा है तो 2v वेग से आता हुआ दिखाई देगा। और समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। लिख लो, इसको लिख लिए। चलिए, इसके बाद हम देखना था क्या, गोली दर्पण। चलो, गोली दर्पण क्या होता है? किसी खोखले कांच के गोले को खोखले कांच के गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके एक तरफ पालिश चांदी का पालिश कर दिया जाए या लेड ऑक्साइड लगा दिया जाए, पालिश कर दिया जाए, पालिश हो तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ हो।
परावर्तक पृष्ठ हो तो वह गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण कहलाता है। जैसे कोई भी मान लो एक कांच का खोखला कांच का गोला था, इसको हमने यहां से काट दिया, या हम इसको ऐसे काट दें, तो इसको काटने के बाद एक तरफ किसी तरफ हम इस तरफ पॉलिश कर दें, लेड ऑक्साइड का पॉलिश कर दें ना, या इस पृष्ठ को हम इस तरफ से उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दें, तो ये सारे दर्पण क्या कहलाते हैं? गोली दर्पण कहलाते हैं। अब ये गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के गोली दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। दूसरा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? ऐसा गोली दर्पण जिसके दबे हुए जिसका दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ तथा उभरा हुआ पृष्ठ पर क्या किया जाता है? पॉलिश किया जाता है, तो वह दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। या हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश हो तथा दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे अभी हमने बताया, जो दर्पण गोली दर्पण होता है, किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। ये मान लो कटा हुआ भाग, दो भाग है, ए है ए। अब अगर इस दोनों भाग के हम उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दें, अब प्रकाश किरण आएगा, इधर से आएगा तो क्या होगा? अपवर्तित कहां से होगा? यहां से परावर्तित होगा, परावर्तित यहां से होगा। अगर यहां से प्रकाश किरण इधर से आए, इधर से हम पॉलिश कर दें, तो प्रकाश किरण इधर से आएगा तो परावर्तित भी इधर से हो जाएगा ना। अब इधर से हमने पॉलिश किया, इधर से प्रकाश किरण परावर्तित नहीं होगा, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ नहीं है। तो जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर क्या किया जाए? पॉलिश और परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है, वो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण का परिभाषा आप ऐसे ही दे सकते हैं एक लाइन में, जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अब देखो, दूसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है? ऐसा गोली दर्पण
ऐसा गोली दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पालिश हो और उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ हो तो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। देखो, ऐसा गोली दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पालिश हो और उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। जैसे अभी हमने बताया, जो गोली दर्पण है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। अब कटा हुआ भाग है, मान लो ए वाला भाग है, अगर इसके उभरे हुए पृष्ठ पर पालिश कर दिया जाएगा तो कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल हो जाए। अगर हम इसके दबे हुए पृष्ठ पर पालिश कर दें, दबे हुए पृष्ठ पर पालिश कर, अब प्रकाश किरण इधर से आएगा, मान लो इधर से आया, तो अपवर्तित कैसे हो जाएगा? इस प्रकार से परावर्तित अपवर्तित कर रहे हैं, परावर्तित हो जाएगा ना। तो परावर्तक पृष्ठ इसका उभरे हुए पृष्ठ से हो रहा है, तो कौन सा दर्पण है? ए उत्तल दर्पण। याद करने का तरीका आप याद कर सकते हैं। परावर्तक तल क्या होना चाहिए? परावर्तक तल याद कर लो। जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। अब देखो, ऊ से क्या होता है? उत्तल। तो उभरा हुआ, जिसका परावर्तक तल क्या है? उभरा हुआ, ये तो अवतल हो जाएगा। मान लो ये दबे हुए पृष्ठ पर पालिश, जिसका परावर्तक तल क्या है? उभरा हुआ है, वो क्या होगा? उत्तल दर्पण। उसे क्या है? उभरा हुआ। और माने दबा हुआ होता है, तो जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ है, ये क्या है? अवतल है। क्या है? अवतल है। जिसका उभरा हुआ है वो क्या है? उत्तल है ना। जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, उत्तल दर्पण। जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ है, अवतल दर्पण। ठीक, समझ में आया? चलो लिख लो जल्दी से इसको, और चलिए मिटाएं। चलो देखते हैं दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। नंबर 1, ध्रुव। ध्रुव क्या है? गोली दर्पण में ध्रुव क्या है? तो ध्रुव की परिभाषा, परावर्तक पृष्ठ। अब आप लोगों ने देखा, जो उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण होता है, ये किसी न किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। जैसे अब इसके हम काटेंगे तो ये देखो, हमारा कांच का खोखला गोले का कटा हुआ भाग हो गया। अगर हम इसको एक तरफ पालिश कर दें, अगर इसके उभरे हुए पृष्ठ पर पालिश कर देते हैं, उभरे हुए पृष्ठ पर पालिश कर देते हैं, तो कौन सा दर्पण बन जाता है? अवतल दर्पण बन जाता है। अगर हम इसके दबे हुए पृष्ठ पर पालिश कर देते हैं तो कौन सा बन जाता है? उत्तल दर्पण बन जाता है। अब देखो, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, हाँ, परावर्तक देखो, अब यहां पर जितने पर हम पालिश किए हैं,
अब इतनी दूर पे प्रकाश किरण कहीं पर भी आए, यहां पर आए ए है, यहां पर आए ए ऐसे है ना, तो यहां पर आए ऐसे आए, तो देखो प्रकाश किरण कहीं पर भी आए तो क्या होगा, इस प्रकार से क्या होगा, परावर्तित होगा। तो यहां पर भी आएगा तो हम इसको कह सकते हैं परावर्तक पृष्ठ, क्योंकि इस इतने पृष्ठ पर यहां से यहां तक प्रकाश कहीं पर भी आएगा उसको क्या करेगा, परावर्तित कर देगा। इस परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, या हम कह सकते हैं इसके केंद्र को, या हम कहते परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो लिख लो, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को या परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, मध्य बिंदु को परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसको कैपिटल पी से, इसको कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। चलो इसके बाद वक्रता केंद्र, 2 नंबर पे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा दर्पण वो किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, चाहे अवतल दर्पण की बात करें चाहे उत्तल दर्पण की बात करें। अगर हम इसके उभरे हुए पृष्ठ पर पालिश कर देते हैं तो ये अवतल बन जाता है, अवतल। अगर इसके दबे हुए पृष्ठ पर पालिश कर देते हैं तो क्या बन जाता है, उत्तल बन जाता है। अब देखो ये दर्पण, गोली दर्पण चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, ये किसी ना किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होगा। तो जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, मान लेते हैं इस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, अब इसका, अब गोला है तो कहीं ना कहीं पर क्या होगा, केंद्र भी होगा। मान लेते हैं इसका केंद्र यहां है तो इसका केंद्र यहां, इसी केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको हम कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। तो लिख लो, गोली दर्पण, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिस खोखले गोले का कटा हुआ, खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोले का कटा हुआ भाग होता है, भाग होता है, उसके केंद्र को, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, कहते हैं। इसके बाद लिख देते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। चलो मुख्य अक्ष, अभी हमने देखा इस परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहे और इस जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है उसको वक्रता केंद्र। अब ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता
केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कह रहे हो? वो रेखा नहीं, आपके घर वाली रेखा नहीं जो जा रही, ए मतलब इस दर्पण के ध्रुव तथा केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को ना, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है? कौन है? अवतल है, गुड। तो ये क्या है? ध्रुव है। ये क्या है? वक्रता केंद्र है। यहां से जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। नंबर 4, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है? अभी वक्रता त्रिज्या, हम कोई भी चाहे, ये दर्पण है, इस दर्पण के हमने उभरे हुए पृष्ठ पर पालिश कर दिया तो अवतल दर्पण, दबे हुए पृष्ठ पर पालिश कर दिया तो उत्तल दर्पण। अब किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होगा, गोले का भाग है तो इसका केंद्र भी होगा, अब एक केंद्र है, केंद्र को C से प्रदर्शित किए। अब केंद्र है तो केंद्र से परिधि की दूरी को हम जानते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो हम यहां से परिधि यही तो है, यहां से यहां की दूरी या यहां से यहां की दूरी या यहां की दूरी, ये मान लेते हैं ध्रुव है, ये ध्रुव है। यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी, ये सारे क्या है? त्रिज्या है ना। इसी को हमारा दर्पण परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या हम उस तरह से परिभाषा दे सकते हैं, तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोले का कटा हुआ भाग होता है, वह भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसके बाद लिख लो नंबर 5 पे मुख्य फोकस। अभी इसको और लिख लो, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद लिख लो मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है? अभी हमने देखा किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग, एक तरफ हमने पालिश कर दिया तो ये बन गया अवतल। इसके उभरे हुए पृष्ठ पर अगर हमने इसके दबे हुए पृष्ठ पर पालिश कर दिया तो बन गया कौन सा? उत्तल।
इसके मध्य बिंदु को हमने कहा ध्रुव। ये जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग था उसके केंद्र को वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली रेखा को हमने कहा मुख्य अक्ष मान लेते। अब ये मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, ये देखो प्रकाश किरण आ रही है। अब यहां से तो पालिश है ना, अब दूसरी तरफ जा नहीं पाएंगी तो परावर्तित होंगी। तो परावर्तित होकर के जिस बिंदु से जाती है, अवतल दर्पण में जाती है, अवतल दर्पण में जाती है। अब इसमें इस प्रकार से क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। इसमें एक बिंदु से नहीं जाती, लेकिन इसकी काल्पनिक रेखा खींचेंगे तो वो सारी एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। जिस बिंदु से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। इसे हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर, समांतर आने वाली प्रकाश किरण, आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती है, जिस बिंदु से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, हुई प्रतीत होती है, होती है, मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? मुख्य फोकस कहलाता है, कहलाता है। इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। लिख लो। इसके बाद फोकस दूरी, 6 नंबर, फोकस दूरी। चलो फोकस दूरी इतना लिख लो, फिर आगे बताते हैं। यहाँ लिख लिए, चलिए आगे चलते हैं। चलो लिखते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? अभी हम लोगों ने देखा खोखला गोले के कटा हुए भाग जिसके हम उभरे हुए पृष्ठ पर पालिश कर देते हैं तो अवतल दर्पण। अगर इसी के उभरे हुए पृष्ठ पर, इसके दबे हुए पृष्ठ पर पालिश कर दिया जाए तो कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। इसके मध्य बिंदु को हमने बताया ध्रुव। ये जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसको वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु से होकर जाती है उसको मुख्य फोकस, या मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उसको मुख्य फोकस। अब देखो ध्रुव से और फोकस की दूरी, बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो लिखेंगे मुख्य फोकस, मुख्य फोकस एफ
फोकस एफ तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। ये जो फोकस, इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इस फोकस दूरी का वक्रता त्रिज्या के साथ संबंध होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कहने का आशय, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना होता है। F बराबर R/2। फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। इसके बाद लिखते हैं हम फोकस तल। फोकस तल क्या है? मुख्य अक्ष पर मुख्य फोकस के अभिलंबवत खींचा गया तल क्या कहलाता है? फोकस तल कहलाता है। तो आप लिखिए, मुख्य अक्ष पर मुख्य अक्ष के लंबवत मुख्य फोकस पर खींचा गया तल फोकस तल कहलाता है। दूसरा, द्वारक आप जान रहे हैं। कोई भी दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, ये परावर्तक पृष्ठ के जहां तक प्रकाश क्या होता है? परावर्तित होता है। ये परावर्तक पृष्ठ है। इस परावर्तक पृष्ठ के व्यास को परावर्तक पृष्ठ के व्यास को हम क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। तो लिख सकते हैं परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे दर्पण का प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, फिर उसके बाद उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे। इतना लिख लो, फिर उसके बाद बताते हैं। लिख लिए? चलो मिटाते हैं। फिर से हम देखते हैं इसको। हम लोगों ने ध्रुव पढ़ा। ध्रुव क्या होता है? ध्रुव में हमने बताया ध्रुव क्या होता है?
परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ है, इसके मध्य बिंदु को हमने बताया ध्रुव कहते हैं, इसको हमने P से प्रदर्शित किया। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को हमने बताया वक्रता केंद्र कहते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं C से। फिर हमने बताया वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अब उसके बाद हम लोगों ने बताया वक्रता त्रिज्या, इसी को हम क्या कहते हैं? हमने बताया परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता इसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कह सकते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं वक्रता केंद्र से परावर्तक पृष्ठ के बीच की दूरी। कहीं पर भी परावर्तक पृष्ठ वक्रता त्रिज्या सभी समान होंगी, तो इस प्रकार से भी परिभाषा दे सकते हैं। वक्रता केंद्र से परावर्तक पृष्ठ के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या अब वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या हम कह सकते हैं परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता त्रिज्या कह सकते हैं। और हमने बताया मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती है, जैसे अगर मान लो इस तरह से होता हमारा ये वाला होता, अगर इसके हम दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर देते तो ये हमारा कैसा बन जाता? उत्तल दर्पण बन जाता। अब देखो इसके मध्य बिंदु को हमने कहा ध्रुव, इसके केंद्र को वक्रता केंद्र, यहां से जाने वाली रेखा को हमने क्या कहा? मुख्य अक्ष। अब देखो मुख्य अक्ष के बाद हमने बताया वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होगा उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देखो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से होकर जाती है, परावर्तित होकर एक ही बिंदु से जाएगी, अवतल दर्पण है। कौन सा है? अवतल दर्पण। ये कौन सा है? उत्तल। या परावर्तन के पश्चात ऐसे परावर्तित होगा जिस बिंदु से जाती हुई दिखाई देती है या प्रतीत होती है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं बच्चों? उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। उसके बाद हमने बताया मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को, इसको हम फोकस दूरी कहते हैं। इसके बाद मुख्य फोकस दूरी के बाद फोकस तल, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य फोकस पर खींचा गया तल फोकस तल कहलाता है। इसके बाद द्वारक पढ़े हमने परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, ये परावर्तक पृष्ठ था, इसके व्यास को, परावर्तक पृष्ठ के व्यास को हम क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। इतना आप लोग कल तैयार करके आएंगे।